बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली खबर, जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुकदमे में एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। वो डेवलपमेंट क्या है और हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म इमरान खान को और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुकदमे में किन मुश्किलात का सामना है, किन मसाइल का सामना है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर, डैनियल पर्ल गैर मुल्की सहाफ़ी जिन्हें 2002 कराची में कत्ल कर दिया गया था, ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक आन पहुंचा है, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ये दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी जो खबर जो सबसे अहम है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हुक्म के बावजूद, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद भी सानिया मॉडल टाउन के मुतासिरीन को इंसाफ ना मिल सका। आखिर कब तक ये सिलसिला दराज रहेगा और सानिया मॉडल टाउन के मुतासिरीन को इंसाफ मिलेगा, इस पर भी आज की इस वीडियो में बात की जाएगी। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुकदमे में एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। वो डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि 3 माह के वक्फे के बाद, 3 माह तक ये मुकदमा ज़ेर इल्तवा रहने के बाद इसे दोबारा से जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच 2 जून को दोबारा से इस मुकदमे पर अपनी समाअत का आगाज करेगा। जहां पर इस मुकदमे का इख्तिताम हुआ था, वहीं से दोबारा इस मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। आखिरी जो समाअत हुई थी वो 24 फरवरी को हुई थी, जिसमें नए अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि वो कुछ जाती वजूहात की बुनियाद पर इस मुकदमे में हुकूमत का दिफा नहीं कर पाएंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ पेश नहीं होंगे, लेकिन हुकूमत को इस मुकदमे में अपने दिफा के लिए, रेफरेंस के दिफा के लिए, जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो इल्जामात हैं उनके दिफा के लिए वकील करने का मौका दिया जाए। तो हुकूमत की जानिब से अदालत की जानिब से 30 मार्च तक हुकूमत को मोहलत दी गई थी कि आप अपना नया वकील जो है वो मुकर्रर कर सकते हैं और 30 मार्च को इस मुकदमे की समाअत होगी। लेकिन बदकिस्मती से कोरोना वायरस की वबा जिसने पूरी दुनिया पर हमला कर रखा है, पूरी दुनिया इस वबा के साथ जो है वो जंग कर रही है, जंग में मुब्तला है। तो ये वायरस पाकिस्तान में आ चुका था। 15 मार्च से हुकूमत ने इस वायरस के खिलाफ इकदाम उठाने शुरू कर दिए गए थे। तो कोरोना वायरस की वजह से ये मुकदमा 3 माह तक इल्तवा का शिकार हुआ। मार्च में भी समाअत ना हो पाई, अप्रैल में भी समाअत ना हो पाई, मई में भी समाअत ना हो पाई, लेकिन अब 2 जून को इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी जो अहम बात कि आखिर हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान को और सदर मुमलिकत को इस मुकदमे में किन मसाइल का सामना है, किन मुश्किलात का सामना है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का नाम इसलिए लिया गया कि जाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने यह रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया था। इसमें बराह रास्त बात करते हैं, हुकूमत के लिए मुश्किल ये है कि किसे वकील खड़ा करे, किस वकील को इस मुकदमे में अपने दिफा के लिए जो है वो नॉमिनेट किया जाए, उसकी सर्विसेज जो है वो हासिल की जाए। मखदूम अली खान के साथ रब्ता किया गया हुकूमत की जानिब से, लेकिन उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया। और चंद ऐसे नामवर वकला हैं जिनके साथ हुकूमत का रब्ता हुआ, लेकिन उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया कि वो इस मुकदमे में हुकूमत का दिफा करने के लिए अपनी खिदमात जो है वो पेश नहीं कर सकते। इस वक्त आखिरी जो वकील थे जो हुकूमत का दिफा कर रहे थे उसका जिक्र करना भी जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 फरवरी को इस मुकदमे की आखिरी समाअत हुई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम जो समाअत थी वो 19 फरवरी 2020 की थी, जिसमें साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान की जानिब से एक ऐसी दलील दी गई जिसने जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस इल्जाम को तकवीत बख्शी कि हुकूमत उनकी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जासूसी कर रही है। अनवर मंसूर खान की जानिब से यह दलील अदालत में पेश की गई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ जो दरख्वास्त जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, सुप्रीम कोर्ट में जो काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया गया है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है, ये दरखास्त जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहां पर बैठकर तैयार कराई, किन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इसके की मुशावरत से ये तैयार की गई, किस तरह से ये ड्राफ्ट तैयार हुआ, ये सब कुछ हमारे नॉलेज में है। और ये वो बॉम्बशेल था जिस पर हुकूमती जो वुज़रा थे, हुकूमती जो रहनुमा थे, वो भी हैरान हुए कि आखिर ऐसी दलील साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान की जानिब से क्यों पेश की गई। और फिर एक तूफान आया और इस तूफान की लपेट में साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब आए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, वो अपने अहदों से अलग हुए। तो नए अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ने जब अपना अहदा संभाला तो 24 फरवरी को वो पहली मरतबा अदालत में पेश हुए और उन्होंने जाती वजूहत ये बताई थी
कि चूंकि जब ये दरख्वास्त तैयार की जा रही थी या सुप्रीम कोर्ट में दायर होनी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ, तो जो वकला जस्टिस काजी फायज ईसा की सपोर्ट में ये दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं, तो उनमें से एक बार काउंसिल की जानिब से, एक बार एसोसिएशन की जानिब से उनसे भी राब्ता किया गया था। नाम नहीं बताया गया, लेकिन मैंने वो मुकदमा लेने से इनकार कर दिया था। तो खालिद जावेद साहब अटॉर्नी जनरल ये बताते हैं कि जब मैं दूसरी तरफ के लोगों को इनकार कर चुका हूं कि मैं जस्टिस काजी फायज ईसा की सपोर्ट में नहीं आऊंगा, तो मैं उनके खिलाफ भी नहीं आना चाहता। ये मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड है और ये हुकूमत के साथ वो कमिटमेंट करके आए थे। तो इसलिए अब हुकूमत के पास जो बेस्ट ऑप्शन है कि किसे वकील के लिए लाया जाए, कोई वकील आने के लिए तैयार नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है वफाकी वजीर फरोग नसीम साहब। लेकिन उनके लिए मुश्किलात ये हैं कि उन्हें अगर बतौर वकील हुकूमत के सदारती रेफरेंस के दिफा के लिए आना है, तो उन्हें अपने मनसब से रिजाइन करना होगा, इस्तीफा देना होगा। इससे पहले भी फरोग नसीम साहब अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जेरे समात आया था, तो उस वक्त भी वजीर कानून फरोग नसीम ने अपने ओहदे से रिजाइन देकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दिफा करने का फैसला किया था। लेकिन वो नौबत नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा 3 दिन के समात के बाद जो है वो निपटा दिया गया था और उस हवाले से कानून साजी भी हो चुकी है, उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मुकदमे में भी जब वकील करने की मोहलत दी जा रही थी, तो फरोग नसीम साहब ने अदालत में पेश होकर यह कहा था कि अगर अदालत इजाजत दे तो वो इस मुकदमे में हुकूमत का दिफा करना चाहते हैं। लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया था कि हम आपको वेलकम करेंगे, लेकिन फिर आप ये बताएं क्या आपने ओहदे से इस्तीफा देंगे। तो जिस पर खामोश हो गए फरोग नसीम, वफाकी वजीर कानून। लेकिन अब यह कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि हुकूमत को वकील की खिदमत हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। लग ये रहा है कि जो हमारी सोर्सेज से बात हुई थी, बल्कि जो हमारी वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम साहब से बात हुई थी, उनकी जानिब से जो हमारी गपशप हुई, ये इंदिया दिया गया था, जो हमें लगा कि शायद अगर हुकूमत को वकील हायर करने में मुश्किलात का सामना हुआ, तो शायद वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर इस मुकदमे में दिफा के लिए हुकूमत के वकील के तौर पर पेश हों। तो ये मुश्किलात हैं कि कोई वकील हुकूमत को नहीं मिल पा रहा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि रेफरेंस की तैयारी में जो इन्वेस्टिगेशन होती रही, वो तमाम चीज़ें वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम के इल्म में थी। रेफरेंस भी वजारत कानून में तैयार हुआ, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवाया गया। तो सबसे बेस्ट मेरे ख्याल में अगर वकील हुकूमत के हो सकते हैं, वो वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम ही हो सकते हैं। दूसरी खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डैनियल पर्ल गैर मुल्की सहाफ़ी ने 2002 में कराची में कत्ल कर दिया गया था और उन्हें 2002 में कत्ल होने के बाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से जो मरकजी मुलजम थे उमर शेख, उन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। और दीगर जो 3 मुलजम थे, शेख आदिल, फात सलीम और सलमान साकिब, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन जब एहतसाब अपना दहशतगर्दी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो सिंध हाई कोर्ट ने तकरीबन कोई 17 या 18 साल बाद, मैंने कोई एस्टिमेट नहीं किया, इस मुकदमे के फैसले को जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से सुनाया गया था, इसको तब्दील इस तरह से किया कि शेख उमर की सजा जो सजाए मौत की थी, उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया और शेख आदिल, फात सलीम और सलमान साकिब, जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उन्हें बरी कर दिया गया। इस फैसले को सिंध हुकूमत की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया और उसके साथ साथ डैनियल पर्ल गैर मुल्की सहाफ़ी के बुरसा की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है। अब 1 जून को इस मुकदमे की समाअत होना है और जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। तीसरा जो अहम खबर थी आपके साथ शेयर करनी थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी सानिया मॉडल के मुतासिरीन को इंसाफ नहीं मिल सका। आखिर कब उन्हें इंसाफ मिलेगा? आपको याद होगा नाज़रीन के गालिबन कोई मिड 2014 में यह वाकया मॉडल टाउन का, सानिया मॉडल टाउन पेश आया था, जिसमें कोई अली जफर साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, बताया था कि 14 जो है वो लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे, 66 के करीब जो है वो जख्मी हुए थे। और उसमें जब ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही दूसरी GIT बनाई गई थी, लेकिन उस GIT को भी काम करने से रोक दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के साथ जस्टिस इजाजुल हसन बेंच का हिस्सा थे, कि 3 माह के अंदर लाहौर हाई कोर्ट जो दूसरी GIT का मामला है, इस मुकदमे का अपना फैसला सुनाए, नया बेंच तश्कील दिया जाए। 13 फरवरी को यह हुक्म, 13 फरवरी 2020 को यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया गया था। लेकिन आज 3.5 माह गुजर चुके हैं, इस मुकदमे का ताहाल फैसला नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की हदायत भी मौजूद है, लेकिन ताहाल इस मुकदमे का कोई फैसला नहीं हो सका। बल्कि अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं तो असल ये फैसला दिसंबर 2018 में साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की अदालत में सुनाया गया था,
जब सानिया मॉडल टाउन की मुतासरा बिस्मा जावेद की जानिब से और एक और मुतासरा शख्स की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की अदालत से रिजू किया गया था कि दूसरी JIT बनाई जाए। जो पहली JIT साबका दौरे हुकूमत में बनाई गई थी, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बनाई गई थी, उस पर हमें एतमाद नहीं है। तो जब ये मुकदमा साबिक चीफ जस्टिस की अदालत में चला तो हुकूमत पाकिस्तान के वकील एडवोकेट जनरल अहमद अवैस पेश हुए थे। उनकी जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई कि हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार इस मामले पर नई JIT बनाना चाहते हैं। नई JIT बनाकर सानिया मॉडल टाउन के मामले की तहकीकात कराना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने इस यकीन दहानी पर एडवोकेट जनरल पंजाब की यकीन दहानी पर इस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ कर दिया था कि हुकूमत पंजाब इस मामले की तहकीकात कराना चाहती है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को जो है निपटा देती है। तो अब अगर दिसंबर 2018 से शुमार करें तो 18 और 19 2 साल ये हो गए और तकरीबन ये मई शुरू हो चुका है, तो 2.5 साल तकरीबन हो चुके हैं। सानिया मॉडल टाउन के मुतासिरीन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसा कि अगर थोड़ा सा लीनियंट व्यू लिया जाए कि ठीक है, हम किसी को नॉमिनेट किसी की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर सकते, उंगलियां नहीं उठा सकते, शरीफ खानदान की तरफ भी नहीं उठा सकते, फर्ज कर लेते हैं, लेकिन आखिर कोई तो है जिम्मेदार जो इस सारे सानिया में मुलविस है, जिसके हाथों पर सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन के जो उनके अजीज थे, जो उनके प्यारे थे, जो अपनी इस वाकये में अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जो जख्मी हुए, किसी के हाथ पर तो उनका लहू है ना, उसे तलाश तो करना है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं पाकिस्तान में जिसमें कत्ल गारत भी होती है, खून रेजी भी होती है, लेकिन असल मुल्जमान तक, जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच पाती। पता नहीं हमारे इदारे कितने कब जाकर मजबूत होंगे। और इनमें मिसाल है हमारे पास 12 मई 2007 का वाकया है जहां कराची में खून रेजी हुई थी, और उसके बाद एक और वाकया भी है बल्दिया टाउन फैक्ट्री का, जहां पर मजदूरों को जो है वो जिंदा जला दिया गया था, लेकिन आज तक उनके जो जिम्मेदारान हैं वो सजा से बचे हुए हैं, किसी को सजा नहीं हुई। तो ये आप अलमिया कह सकते हैं कि इस तरह के वाकयात में चाहे जो भी मुलविस हो उसके उनके नाम सामने नहीं आते, वो किरदार सामने नहीं आते। अब सानिया मॉडल टाउन में जैसा कि मैंने बताया कि फर्ज कर लिया जाए कि उस वक्त के हुक्मरान जिनकी तरफ मुतासरीन इशारा करते हैं, उंगलियां पॉइंट आउट करते हैं कि ये उनके हुक्म के ऊपर सब हुआ, अगर उन्हें निकाल भी दिया जाए, चले वो नहीं थे, आखिर कोई तो है, उससे तो सामने लाया जाए। दूसरी JIT को जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हो रही थी तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि दूसरी JIT का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दहशतगर्दी की अदालत में पहले ही मुकदमा जेर समाअत है और जब समाअत शुरू हो जाती है तब दोबारा से किसी तहकीकात की जरूरत नहीं होती। लेकिन मुतासरीन के वकील की जानिब से अदालत में दलील दी गई कि हम भी समझते हैं कि ये एक लीगल पोजीशन है, लेकिन हम इसलिए दूसरी JIT के जरिए तहकीकात चाहते हैं ताकि जो असल किरदार हैं वो सामने आ सकें, जो इस सारे सानिया में मुलविस हैं, ताकि लोग भी देखें और अवाम भी देखें कि ये वो लोग हैं जो सानिया मॉडल टाउन में के वाकये में मुलविस थे। आज की इस वीडियो में नाज़रीन इतना ही। आपसे ज़्यादा चाहूँगा, लेकिन एक थोड़ी सी माजरत चाहूँगा कि कुछ दोस्त सवाल ये करते हैं कि सदीक जान किधर हैं। सदीक जान साहब हमारे भाई हैं, आजकल ईद की छुट्टियों पर हैं, ईद के खुमार में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम खुमार जो उन पर भी छाया हुआ है, मेरे दिमाग पर भी छाया हुआ है, वो अर्तुगरुल ड्रामा है। मैं 4 सीज़न मुकम्मल कर चुका हूँ और मेरे ख्याल से सदीक जान जो है वो 5वां सीज़न भी मुकम्मल कर चुके होंगे, और उनको तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है अर्तुगरुल ड्रामे से कि वहाँ से फुर्सत वक्त निकाल कर कोई वीडियो बना सके। और नाज़रीन इतना मुश्किल होता है कि अर्तुगरुल ड्रामा जब आप देख रहे होते हैं उसके बाद वीडियो बनाने में इतने मसाइल, इतनी मुश्किलात होती हैं, ये मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल आपसे ज़्यादा चाहूँगा, वह मेरे ख्याल से अब सीज़न ख़त्म होने के करीब पहुँच चुके हैं। सदीक जान जल्द उनकी वापसी होगी। कल मैं भी इस्लामाबाद रवाना हो जाऊँगा और उम्मीद है कि सदीक जान भी इस्लामाबाद पहुँच चुके होंगे, और इंशाल्लाह आइंदे हफ्ते से बड़ी बाकायदगी के साथ जो है वो अपनी वीडियोज़ भी करेंगे, सदीक जान भी और मैं भी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।